गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग यूनिट 2 करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, और ये यूनिट हमको लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के हिसाब से डील करनी है। वैसे तो सेंट्रल फोर्सेस आपने बीएससी पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप अगर सेंट्रल फोर्स टू बॉडी प्रॉब्लम बेसिक लेवल पे पढ़ना है तो बीएससी पार्ट 1 में हमने जो पढ़ाया था उसका वीडियो हमने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम बाद में डिस्कस किया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि केपलर्स लॉज को इस यूनिट में सबसे ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि जो मोशन है हेवनली बॉडीज के, वहां का एप्लीकेशन आपके सिलेबस में जाता है। प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, या प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। ये कैसे करते हैं, कैसी ऑर्बिट में करते हैं, उसकी फिजिक्स हम लोग को डील करनी है। टू बॉडी प्रॉब्लम इसलिए कंसीडर किया गया है कि अगर सन है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, तो दूसरा एक बार में एक ही प्लैनेट आप डिस्कस करो भाई, दूसरा प्लैनेट जब होगा उसके मोशन को हम डिस्कस करेंगे तो उसकी दूसरी ऑर्बिट बनाएंगे। तो दो बॉडी हुई, एक सन हो गया, दूसरा प्लैनेट। लेकिन दोनों बॉडी को जनरल में एक बॉडी की तरह ट्रीट करना। वैसे तो यहाँ पे जो है यूनिवर्स में बॉडीज ही बॉडीज आपको मतलब कंसीडर करनी होती हैं, और बॉडी होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये टू बॉडी ना होंगे एन बॉडी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन सिंपलेस्ट बॉडी जो है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मिला के बनने वाली बॉडी जो है, टू पार्टिकल सिस्टम या टू बॉडी सिस्टम आप कह सकते हो, कि पार्टिकल को एक बॉडी की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है, इसके लिए आप हमारा जो वीडियो लेक्चर बीएससी पार्ट 1 का है उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन जस्ट पढ़ाई शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत बोलना जरूरी है, उतना भर में बोलना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल फोर्स है, जहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस होते क्या हैं, उसको हमें बहुत समरी रूप में हम बता दे रहे हैं कि ऐसे फोर्सेस जो किसी पार्टिकल या बॉडी पे सपोज करने पी पॉइंट पे है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ उस पर फोर्स लगता है या उससे अवे लगता है, और अगर फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस उसकी आर है, तो सेंट्रल फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि F इक्वल टू, F माने सेंट्रल फोर्स, इक्वल टू F आर के। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। यानी बॉडी पे लगने वाला फोर्स किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगता है या उसकी तरफ लगता है, माने दोनों के बीच में जो मिलाने वाली लाइन है आपकी, जो डिस्टेंस है r, उसी का फंक्शन होता है। डिस्टेंस अगर बदल जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। इनको मिलाने वाली जो है डायरेक्शन r, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमने ले लिया r का। ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है। दिस इज सेंट्रल फोर्स, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स। इफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल और ए बॉडी इन सच ए वे दैट it acts towards or away from a fixed point and depends only upon the distance from the fixed distance, the force is central force. वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होगा जो कि
किसी फिक्स पॉइंट से दूरी पे निर्भर करता है, या तो उसकी तरफ लगेगा या उससे दूर की तरफ लगेगा। नहीं, डायरेक्शन जो फोर्स में लगने वाली है वो उनको मिलाने वाली जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग लगता है। इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स को जनरल वे में NF पावर लॉ F इक्वल टू माइनस के अपॉन R टू द पावर n से दिया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड। ये NF पावर लॉ कहलाता है। नेचर ने जो सेंट्रल फोर्सेस दिए हैं, बिना सेंट्रल फोर्स के इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस फिजिक्स वाले तो नहीं समझ पाते। ये इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही समझा गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से पूरा जो इनफाइनाइट यूनिवर्स है जो बना हुआ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही उसको घूमने की एनर्जी मिलती है। जो फोर्स चाहिए होता है मोशन के लिए, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम रफली ये जानते हैं, रफली माने सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, लेकिन जब एक्चुअल वे में जब उसकी एनालिसिस करते हैं ऑर्बिट्स की, डिफरेंट प्लैनेट्स की, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है। इनका डिटेल्ड जो स्टडी है प्लैनेट्स के मोशन की, वो केपलर ने दी है। वही आपके सिलेबस में है, केपलर्स लॉज। उनकी जो इक्वेशंस हैं, 3 लॉज हैं, आप पहले से जानते हैं। और इस पे भी हमारा जो बेसिक पढ़ना है अगर आपको, तो बेसिक पार्ट 1 में केपलर्स लॉज पे हमने अलग एक लेक्चर दिया था क्लास में, उसका वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो उसको। और जहाँ तक MSc लेवल पे एक एक लॉ का, जैसे हमने कहा कि पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, तो उसका डेरिवेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज या मतलब नेक्स्ट टाइम तक। सेकेंड लॉ आपने BSc पार्ट 1 में भी प्रूव किया है, dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट J/2m आप जो है प्रूव करते हो। थर्ड लॉ जो है T² प्रोपोर्शनल टू R³, इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं, ये हमको निकालना है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, यही बेसिक है, इसको हम लैग्रेंजियन का सहारा लेके ये डेरिवेशन करेंगे। तो केपलर्स लॉज हैं, उसकी जो क्लोजर और स्टेबिलिटी जो है उन सर्कुलर ऑर्बिट्स की, ये आपके सिलेबस में है। आपको मतलब सिलेबस से पढ़ना अलग बात होता है, इसको हम आपको ठीक से परिचित करा रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ आप अपने बुक में भी रीड कर सके इसलिए। उसके बाद एक फिजिक्स में स्कैटरिंग घटना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग लैग्रेंजियन के साथ हम लोग को डिस्कस करनी है। वैसे तो स्कैटरिंग आपने एटॉमिक न्यूक्लियस वाली पढ़ी हुई है, वही रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहलाती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। फिजिक्स में भी, फिजिक्स में हाँ पहले सिलेबस में कभी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है सिलेबस में। स्कैटरिंग को शायद तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा है स्कैटरिंग, उसको स्कैटरिंग को भी, घटना को भी हम पढ़ेंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस आपको पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सेंट्रल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा कि एक तो मोशन एक प्लेन में होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है, और सेंट्रल फोर्स के लिए कर्ल F 0 होता है। क्या होता है? कर्ल F 0 होता है, ये कंडीशन है उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेंट्रल फोर्स की आप जान सकते हो। टू बॉडी प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं यही से शुरू कर। हाँ, सेंट्रल फोर्सेस के एग्जाम्पल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, मैं कुछ बातें और कर लूँ फिर टू बॉडी प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ से दिया जाता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे आप जानते हो ग्रेविटेशनल वाला Gm1m2/r² होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ये भी नेचर ने ही चार्ज दिए हैं, नेचर ने ही मास और मैटर दिया है।
तो उनके किन्हीं चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स केपलर ने सामने रखा था वो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है, इसमें भी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स इसमें कैसे आएगा, ये n इक्वल टू जब आप Q रख दोगे तो यही F इक्वल टू -k/r⁴ हो जाए। अब k की जगह पे अगर ग्रेविटेशनल वाला है तो F इक्वल टू जैसे आप कहते हो Gm1m2/r²। तो जो k है वो Gm1m2 हो गया। और जिस वाले में k जो है 1/4πε हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं किन्हीं दो चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हो, एमएससी प्रीवियस में इसको हमें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है k के लिए आप जान सकते हो कि k की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। इफ k पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो कैसे होंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। और k लेस देन 0 हो जाए तो रिपल्सिव हो जाएंगे। रिपल्सिव का मतलब हो गया जाके माइनस होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ये डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस के एग्जाम्पल आप जानते हो, किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स भी नेचर ने प्रोवाइड किया है। इनके बीच भी लगने वाले फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नेचर से ही प्रोवाइडेड है कि किसी बॉडी को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है, या सर्कुलर मोशन भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल होती है। तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स। वो F इक्वल टू -kx जो आप पढ़ते हो, -kx पढ़ते हो या kr पढ़ते हो, यही तो होती है बेसिक इक्वेशन। इसी से डिफरेंशियल बन जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसमें ये x की जगह में r लिख रहा हूं, r में ये आप n इक्वल टू -1 कर दोगे तो F इक्वल टू -kr हो जाएगा। ये वाला जो जनरल इक्वेशन है सेंट्रल फोर्स की, ये मतलब ये थ्योरेटिकल बेसिक इक्वेशन है। ये एक जनरल वे में आपने प्रोवाइड किया है सेंट्रल फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर आपने -1 लिख दिया तो r⁻1 ऊपर जाएगा, r⁻1 यानी F इक्वल टू -kr। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये भी सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। स्प्रिंग वाला जो मोशन होता है उसमें भी kx अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हो वो भी सेंट्रल फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे कि डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, विस्कस फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें ये चीजें कंजर्व नहीं रहती हैं, ये नॉन सेंट्रल फोर्स में आता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जिसमें वो वेलोसिटी बदलती है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सेंट्रल फोर्स नहीं होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी है, नेचर के द्वारा गिफ्टेड है। अगर कोई मूविंग चार्ज किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसको क्या कहते हो? लॉरेंज फोर्स। F इक्वल टू QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो ये जो फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि नेचर ने अपनी प्रकृति को बनाने के लिए सिर्फ सेंट्रल फोर्स ही प्रोवाइड किया है। आप
जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। ये जो है फिक्स नंबर नहीं होता है इनका, उसमें फ्रैक्शन में होता है। ये जो पावर n जो है n = 1 2 3 नहीं होता उसमें। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, अगर आपसे एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाए तो वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस है वो भी नेचर के द्वारा की गई है। हालांकि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है चलने फिरने की, वो उसी तरीके से है जैसे कि किसी स्टार के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं या किसी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसे हमारे जो अनंत ब्रह्मांड की जो रचना है वो इस तरीके से व्यवस्थित की गई है। परमाणु की जो व्यवस्था है वो भी, ये जो हमारा सेंट्रल फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस, और बस नेचर बदल गया है। मतलब जो बड़ी चीजें हैं, जो मास डिपेंडेंट हैं, बड़े बड़े मास बन गए तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, और उसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं डाला गया ताकि जो है और किसी तरीके से उसका बिखराव रोका जा सके। और जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन को जो चलाने की व्यवस्था है उसमें, वो भी है सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इस तरीके से आप सेंट्रल फोर्सेस को आप जान सकते हो। उसकी डेफिनेशन हमने बता दी है। इसके लिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना है अगर आपको, तो इस किताब से बेटर वे में जो बीएससी का लेवल है उसमें आप सेंट्रल फोर्सेस को अच्छे से उस वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। केपलर लॉज को बेसिक रूप में पढ़ना है तो बीएससी पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है, उसका वीडियो मौजूद है, उससे पढ़ लीजिएगा। मैं उसके आगे ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ज़्यादा अच्छा। टू बॉडी प्रॉब्लम, उसमें जो रिड्यूस्ड मास वाला है कंसेप्ट वो भी वहाँ मौजूद है। हम चाहते तो उसको भी डिस्कस करते, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आपका टाइम लगेगा। उसमें आप वीडियो देख के आप उसको पढ़ सकते हो। टू बॉडी प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, टू बॉडी प्रॉब्लम। उसके बाद केपलर्स लॉज पे आएंगे। टू बॉडी प्रॉब्लम को हम पकड़ रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अपने आप पढ़ना है आपको, और वीडियो मौजूद है पार्ट 1 में। अब सीधे आते हैं हम लोग टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ठीक है। इसके लिए हम एक फ्रेम तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्पेस में ही बॉडीज की एग्जिस्टेंस होती है। इसके लिए हमने एक्स, वाई और ये जेड एक्सिस शो कर रहे हैं। दो बॉडीज ले लीजिए, इनके मासेस m1 और m2 है, ठीक है। m1 मास की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है या लोकेशन है r1 से दिखा दी गई है, और m2 मास की r2 दिखा दी गई है, ठीक है। ये r2, यहां पे जरूरी नहीं कि दोनों मासेस समान हो। अगर सेम मासेस m1 और m2 हों तो सेंटर में हमारा उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। लेकिन अगर कोई भारी है या कोई हल्की, जैसे ये भारी होगी तो जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास होगा, अगर ये भारी होगी तो सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा। हम कहीं भी बना लेते हैं, हमने कहा यहाँ ये हमने इसकी लोकेशन आर से निकाली है, ठीक है। जो लोकेशन बुक में लिया है मैं वही लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने इसको R1, इसको R2, हाँ ध्यान रहे कि इसमें इन्होंने एरो ऊपर नहीं लगाया, हमने एरो लगाया। इतना डिफरेंस इसलिए है कि ये बोल्ड लेटर्स में यहाँ प्रिंटिंग हो जाती है। अब बोल्ड में आप कॉपी में भी नहीं
लिखने में, तो आप एरो लगा के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो। तो अगर हम ये कहें कि ये जो आएगा आपका ये R2 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा? R2 माइनस R1, ठीक है। और अगर हम इस सेंटर ऑफ मास की लोकेशन M1 से देखना चाहें, जिसको हम R कहना चाहें, तो R2 माइनस R1, ये R इक्वल टू R2 माइनस R1, ये तो हो गई बात, सिंपल सी बात, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो एक इक्वेशन आपकी बनी R इक्वल टू R2 माइनस R1, ये आपकी मैथमेटिकल डिस्कशन में इसका डिस्क्रिप्शन दिया आपके पास बुक में, अगर बुक है तो आप देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि इसका लैग्रेंजियन अगर बनाना चाहे हो, इस टू बॉडी प्रॉब्लम का लैग्रेंजियन बनाना चाहे, तो लैग्रेंजियन जो होगा T माइनस V से दिया जाएगा। T मीन्स काइनेटिक एनर्जी और V मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो T को हमने M1R1 स्क्वायर लिख दिया है और दूसरी वाले का M2R2 स्क्वायर लिख दिया है। मैंने काइनेटिक एनर्जी हाफ M1R1 स्क्वायर R1 डॉट स्क्वायर। ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे लोकेशन है। हम मोशन को ही स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। एक टाइम पे तो आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, हमने दे दी है। तो हमने पहले ही बता दिया कि वेलोसिटी को आप r डॉट कह सकते हो अगर पोजीशन को r कहते हैं। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लिखने का आपका ट्रेंड रहा है। तो हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर, इसी तरीके से हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर, ये हो गई दोनों की मिला के काइनेटिक एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी लिख दी है जो कि R की डिपेंडेंस है। दूसरी चीज सेंटर ऑफ मास, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेंटर ऑफ मास का भी हमने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ाया है, तो उसे आप देख सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास R की यहाँ पे जो स्थिति है M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपने पढ़ा होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब MSc प्रीवियस है, ये आप आराम से जान सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिख दिया है। ये क्या फिगर मिटा दूं? टू बॉडी प्रॉब्लम, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, हमने सब कुछ दिखाई दिया है। हमें और कुछ लिखने के लिए इसको मिटाए बिना जगह चाहिए, तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो पूरी मैथमेटिक्स इस बुक में भी नहीं दी है और हम करके भी नहीं दिखाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई सकें। अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3 का मतलब सेंटर ऑफ मास, इनको सॉल्व करोगे 1 एंड 3, तो यू कैन गेट R1 इक्वल टू, जो R1 निकलेगा वो निकलेगा R माइनस M2R अपॉन M1 प्लस M2, और R2 निकलेगा R माइनस M1R अपॉन M1 प्लस M2, ये प्लस, ठीक है। R2 वाले में प्लस है और R1 वाले में माइनस है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर ये 4 बन गई। कोई प्रॉब्लम? अब आपको कर लेना है खुद ही। चूंकि ये हम कर क्यों रहे हैं ये आप जान लीजिए। हमने काइनेटिक एनर्जी M1R1 डॉट स्क्वायर लिख रखी है प्लस M2R2 डॉट स्क्वायर लिख रखी है। तो हमें R1 निकालना होगा किसके टर्म्स में? सेंटर ऑफ मास और उनके बीच की सेपरेशन। हमें इंडिविजुअल डिस्टेंस नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण
होता है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की बात करना। क्योंकि टू बॉडी प्रॉब्लम आप करना कह रहे हो ना, और उसको हम वन बॉडी में रिड्यूस करना चाहते हैं। वन बॉडी में रिड्यूस करोगे कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सामने आएगा। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम सेंटर ऑफ मास के और आर के टर्म्स में करेंगे, क्योंकि अंदर अगर आपस में दोनों बॉडीज का सेपरेशन है वो स्मॉल आर है, जो कि R2 माइनस R1 से जाना जा सकता है। इंडिविजुअल जो उनकी लोकेशंस है M1 और M2 मासेस की ऑरिजिन O से, जैसा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया था। ठीक है, तो अब जो है R1 डॉट इसी से निकल आएगा R डॉट माइनस M2R डॉट अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरीके से R2 डॉट जो निकलेगा वो R डॉट प्लस, ध्यान रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है, M1 R डॉट M1 R डॉट अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम यही इसको अब मिटा सकते हैं, ये तो आपकी बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन नंबर 3 है, 1 और 3 को सॉल्व करने से आई थी। ये जो लैग्रेंजियन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, L इक्वल टू R R1 डॉट स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर करना होगा, यानी कि R माइनस M2R डॉट, ये डॉट ध्यान रखें क्योंकि हम R1 डॉट की वैल्यू ले रहे हैं, डॉट लेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से हाफ M2 R2 डॉट की जगह पे R प्लस प्लस M1 R डॉट अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस VR। ये लगेगा, ये निकल के आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख सकते हैं। इसको भी हम अपने आप जो करना हो कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाई दे रहा हूं और इसको सिंप्लीफाई करके, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से बहुत सुंदर दिखने वाली एक इक्वेशन हम लोग अचीव करेंगे लैग्रेंजियन की, वो होगी हाफ M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर, R डॉट स्क्वायर, दोनों इकट्ठे कर दिए मास, और दूसरा टर्म आ जाएगा प्लस हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर माइनस VR। ये लैग्रेंजियन में काइनेटिक एनर्जी ये निकल जाएगी। आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास पढ़ा है आपने, और इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते रहे, और न्यू की वैल्यू होती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। मैंने इसके लिए कह ही दिया है कि आप उससे बेसिक लेवल पर पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो वी सी दैट द 3 कोऑर्डिनेट्स कैपिटल R, R का मतलब जानते हो ना, x I प्लस y प्लस z होता है, are cyclic and hence corresponding linear momentum, जो भी लीनियर मोमेंटम होगा M1 प्लस M2 R डॉट, M1 प्लस M2 R डॉट। अगर मोमेंटम की बात करोगे तो दोनों का मिला के M1 प्लस M2 R। लीनियर मोमेंटम जिसको मोमेंटम P से डिनोट करते हो वो होगा। दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। R डॉट, R डॉट क्या है, dr/dt, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप R कह रहे हो तो वेलोसिटी होगी R डॉट, मोमेंटम क्या होगा M1 प्लस M2 R डॉट।
इज कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट होगी। दिस मींस दैट द सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट में रहेगा और मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी। ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहे हो, ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे किसी सिस्टम पे, और म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से उनकी मोशन बताई जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहती है। क्या रहती है? जीरो रहती है। आर कांस्टेंट है जो भी है, और जब वेरी नहीं करेगी या तो जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, तो मोस्टली जीरो रहती है ना। कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो बाद की बात है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम किसी के रिलेटिव बात करेंगे तो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। दो ही बातें हैं। दिस मीन्स दैट द सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई m1 और m2 तो बदलने वाले नहीं है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट की बात करोगे तो r डॉट कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब जीरो रह के हो सकता है या किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ ले सकता है। Obviously, the Lagrange's equation of motion for three generalized coordinates r will not contain the terms in r and r dot. ये होगा ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जो हमने कहाँ लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर ये तो मामला खत्म हो गया। भाई ये जो है r डॉट, ये वैल्यू जीरो हो गई मोस्टली जब एक्सटर्नल फोर्स कर ही नहीं। जैसे मान लिया किसी सन के अराउंड पृथ्वी घूम रही है, इस पर कोई बाहरी कारक तो मौजूद नहीं है, तो घूमे जा रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो जीरो हो गया वेलोसिटी। फाइनली तो हमें उन्हीं में अप्लाई करना है। तो ये टर्म खत्म हो गया। तो सिर्फ कितना बचा? एल की वैल्यू फाइनली एल की वैल्यू निकली सिर्फ ये वाला टर्म एल इक्वल टू। अब इसको हम सीधे सीधे म्यू से डिनोट कर देते हैं। हाँ, म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस ये हो गया उसका वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। अब कुछ समझने वाली चीजें और समझ ली जाए कि भैया दो बॉडी को एक बॉडी में हमने चेंज कर दिया है और उसका जो क्या कहते हैं रिड्यूस्ड मास एक बॉडी में, मतलब दो बॉडी को रिड्यूस करके एक बॉडी में हमने कन्वर्ट किया, यानी हमने दो से एक में रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस होकर जो मास आया वो उसको रिड्यूस्ड मास कहते हो, और उसकी वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और उसका लैग्रेंजियन क्या है? हमने लिखा था हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस किया, यही तो आपने लिखा था। जो फिजिकल मीनिंग है उसको मैंने आपको समझाया। अब हम जो है बदल के एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। लैग्रेंजियन तक समझ में आ गया आपको? अब ये जो फिगर इन्होंने बना के समझाया है रिड्यूस करने के बाद, वो देखिए दो फिगर बने हुए हैं, इनको समझिए। अब इन्होंने क्या किया है कि अब जो आपने फिगर बनाया था m1 m2 r1 r2 r सब कुछ दिखाया था, अब ये सिंगल दिखा रहे हैं। म्यू मास है और इसकी लोकेशन सिर्फ r है, r के टर्म्स में बात कर रहे हैं, और उसकी मोशन को दिखा दिया। ये एक इक्विवेलेंट फिगर होगी। जो पहले आपने फिगर बनाई थी उसकी इक्विवेलेंट फिगर ये, और इसका म्यू जो है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है। रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जो सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट आपने लिया था उसको भी हम लोग समझते हैं। दूसरा एक फिगर बना है, फिगर 4.3, उसको भी हम लोग समझते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। ये देखिए पहले वाला फिगर, इसमें सेंटर ऑफ मास यहाँ केंद्र में यहाँ कहीं दिखा दिया है। मतलब केंद्र जरूरी नहीं कि केंद्र आपका सेंटर उसका हो, सर्किल का केंद्र हो। तो ये m1 एक मास हमने यहाँ दिखा दिया, एक m2 मास दिखा दिया है।
ये जो डिस्टेंस है इसमें ये R1 है, ये R2, सॉरी दो सर्किल बनाने पड़ेंगे। R1 का सर्किल अलग बना हुआ है और R2 का सर्किल दूसरा बना हुआ है। भाई बराबर हम पहले से कैसे मान लें? वो तो स्पेशल केस हो सकता है कि M1 इक्वल टू M2 तो R1 इक्वल टू R2 इस तरीके से दिखा सकते हो, जो भी है अपना। तो हमने ये R1 दिखाया, ये R1 रेडियस का सर्किल दिखा दिया, ये R2 रेडियस का सर्किल दिखा दिया है, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1, ये हमने R दिखा दिया। R2 में से R1 को घटा दीजिए, वो R है, ये दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग इसको जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़ के देखते हैं। L जब इन्होंने ये लिखा म्यू हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर माइनस वी आर, वेयर म्यू इक्वल टू दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास ऑफ द टू बॉडी पार्टिकल सिस्टम। द फॉर्म ऑफ द लैग्रेंजियन रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ ए पार्टिकल विद मास म्यू मूविंग एट ए वेक्टर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। फिर इन्होंने लिखा दिस सेंटर exists a central force on the particle and is taken as the origin of the coordinate system। जो फिगर आपको पहला वाला बना के हमने बिगाड़ दिया है, जिसमें म्यू मास वाला r डिस्टेंस पे दिखाया गया था, है ना। तो thus two body central force problem has been reduced to the equivalent one body problem। ये समझा दिया। अब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। This is to be remembered that in fact R is the vector distance of particle 2 relative to particle 1। R2 minus R1, distance of particle 2 relative to particle 1, ये आपस का मामला हो गया। R1 और M1 और M2 के आपस का मामला हो गया, यही मतलब है। Which is acting as the origin O, therefore this origin O is moving with an acceleration in an inertial system। This means that the coordinate system attached to O is non-inertial frame। मैंने इन्होंने कहा क्योंकि एक्सीलरेशन से चलेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। However, one may not be aware of this fact just by having a look at the explicit form of Lagrangian represented by equation जो भी है आप म्यू r डॉट स्क्वायर माइनस r। तो इन्होंने लिखा है 7 द एक्चुअल पाथ ऑफ द टू पार्टिकल विल डिपेंड अपॉन द लॉ ऑफ फोर्स इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटीज। माने जो इनिशियल उसकी पोजीशन रहेगी और इनिशियल वेलोसिटीज होगी उसके आधार पर होगा। वन पर्टिकुलर केस में भी इंटरेस्ट टू मेंशन एफ फोर्स एफ इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। आपने एम आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ाया था क्या? ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है या मैकेनिकल बल कहलाता है। तो अगर सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम आप टू बॉडी को वन बॉडी में, तो एम की जगह पे क्या हो गया म्यू ओमेगा स्क्वायर आर के लिए इस तरीके से किया, जो इसमें बुक में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। द पार्टिकल ऑफ मास म्यू विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड ओ ऑन और m2। माने m2 की जो r2 थी उसको इन्होंने R जो R कहा है वो इस तरीके से कहा है। इसको इन्होंने कहा, फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये क्यों दिया है वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। तो इन्होंने कहा कि जो म्यू होगा वो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखते हैं, तो M2 तो निग्लेजिबल होगा, तो निग्लेजिबल है तो M1 इसको हमने हटा दिया, M1 कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू, मतलब ये कहना चाहते हैं अप्रोक्सीमेशन के तौर पे, जैसे सन है, सन के सामने हल्की है पृथ्वी, तो जब हम निकालें तो जो सन का मास होगा वही रिड्यूस्ड मास है। मतलब इनका जब M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 निकाला जाएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर सन के मास से ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये समझाना चाहते हैं। तो वो जो M2 की पोजीशन है उसी को आप म्यू के पोजीशन मान के चल देते हैं, ठीक है। तो वही इन सच ए केस द प्रॉब्लम बिकम जस्ट वन पार्टिकल प्रॉब्लम व्हेन हाई
एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड दिस एप्रोक्सीमेशन इज गुड इनफ। जब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है तो ऐसे एप्रोक्सीमेशन से हम अपना काम चला लेते हैं। इन जनरल if we are dealing with two particle center force problem, we need to solve the equivalent one body problem where a particle of mass m moves about a fixed center of force with the Lagrangian given by, आपने देख ही लिया है। अब ये एग्जाम्पल्स दिए हुए ये अपने आप कर लीजिए, सॉल्व हैं। कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, हाइड्रोजन एटम निकाल ही लोगे m1 m2 को। इसी तरीके से पॉजिट्रोनियम, H2 मॉलिक्यूल, ये सब सॉल्व है, कर लोगे। सो दैट द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पॉजिट्रोनियम आर अरेंज इन द सेम पैटर्न एज इन केस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बट हैव नियरली डबल द वेवलेंथ। कैसे होती है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें आपने कोई टू बॉडी प्रॉब्लम से रिड्यूस्ड मास से करके दिखाया होगा, इसको आप करके देख सकते हो। उसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है सेंट्रल फोर्स एंड मोशन इन ए प्लेन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इसका वीडियो भी हमने बता दिया है। सेंट्रल फोर्स एंड मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, इसको आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब मैं तीसरा सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स, इसको मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग सेंट्रल फोर्स में जो है रिड्यूस मास वगैरह आपको करने के लिए बेसिक पार्ट 1 से रिवाइज करने को हमने कहा है एग्जैक्टली। अब एक जो चीज है उसको मैं करता हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स। कई होंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सीखोगे, बहुत कठिन चीज नहीं है। ये मैंने हाईलाइट करने के लिए चाहता तो मैं आगे खींच के लिखता। ये आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पढ़ना है और साथ साथ में इंटीग्रल्स ऑफ मोशन क्या होते हैं इनको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। इसके लिए आपको एक पार्टिकल को कंसीडर करना ही पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। एक फिगर बना हुआ है, बनाते हैं हम लोग। ये O पॉइंट पे है के हिसाब से हम लोकेशन दिखाएंगे। पार्टिकल इस समय P पॉइंट पे है और इसकी लोकेशन R है। मूव करते हुए T' पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी लोकेशन इस तरीके से दिखाई जा सकती है। इस बीच में ये d थीटा एंगल अगर बन जाता है तो इस पर परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये जो सेपरेशन है वो r d थीटा निकल के आएगा, ठीक है। एंगल इक्वल टू r कंपोनेंट रेडियस से निकल आता है। ये देखने में बड़ा बनाया गया है, d थीटा का मतलब इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है। ये और ये बहुत पास होते हैं, ये दिखाने को तो बहुत बड़ा सा दिखा दिया है फिगर बनाने के लिए। डिफरेंशियल का मतलब ही जानते हो, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0। तो पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जब गति करता है तो F इक्वल टू होता है FR, R कैप को वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड लिख देते हैं। मॉड का मतलब एरो नहीं लगाओगे तो मॉड क्रॉस। और जो फोर्स होता है आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx पढ़ा था आपने कभी। U की जगह हम पोटेंशियल एनर्जी को V कह देते हैं, तो इसको हम लोगों ने माइनस v अपॉन r लिख दिया है FR की जगह पे, और इसके बाद वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड लिख दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो Vr इज द पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स लें तो L जो लिखा जाएगा वो T माइनस V लिखा जाएगा और काइनेटिक एनर्जी को हाफ m r डॉट स्क्वायर, ये हाफ m स्क्वायर वाला है, और एक v इक्वल टू r ओमेगा कहते हो जिसको r थीटा डॉट कह सकते हो। तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से r डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस v
ये आप एल लिखोगे अगर तो इस रूप में आएगा। ठीक है, तो इन इक्वेशन, ये इन्होंने इक्वेशन 13 लिख रखी है, इसको हम इक्वेशन इसको 1 कह दें और इसको 2। तो इक्वेशन 2, द लैग्रेंजियन एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कोऑर्डिनेट, दैट इज डेवर एल अपॉन डेवर थीटा 0 हो जाएगा। थीटा पे डिपेंड नहीं करता है लैग्रेंजियन, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें थीटा डॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान रखें। आर ओमेगा का होल स्क्वायर करोगे ना, ये ओमेगा का मतलब डी थीटा बाई डी टी होता है, थीटा डॉट है। तो इसमें आर डॉट है और थीटा डॉट है। ठीक है, तो ये थीटा डॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट 0 आएगा। सॉरी, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कोऑर्डिनेट, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा 0 आएगा। हेंस थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। अगर कोई चीज किसी पर डिपेंड नहीं करती है तो उस पर कह देते हैं वो साइक्लिक है ना। जैसे मान लिया रेडियस पे कोई सब चलता है तो आर उसमें कांस्टेंट हो जाती है, तो ऐसे थीटा पे अगर डिपेंड नहीं करेगा तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहलाता है। साइक्लिक का मतलब ये होता है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। साइक्लिक का दूसरा मतलब कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा, साइक्लिक और इग्नोरेबल, साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने, कहीं कहीं आपको किसी और बुक में या इसी में कहीं दूसरी जगह मिलेगा साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ठीक है। हमारा जो लैग्रेंजियन में थीटा नहीं आता है ही नहीं, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा 0 आ रहा है, और इसी से कह दिया कि यहाँ पे थीटा जो है इग्नोरेबल है या साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ओके, द कैनोनिकल मोमेंटम p थीटा करेस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट थीटा इज गिवन बाय, इसको तो हम पहले ही से डिस्कस कर चुके हैं। कैनोनिकल मोमेंटम भाई कोऑर्डिनेट्स हमने भाई q के बजाय हमने r और थीटा में लेके चल रहे हैं। अगर हम p थीटा की बात करेंगे तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट, हमने पहले ही कहा था कि डेवर एल अपॉन डेवर q के होता है, तो q की जगह पे क्या किसने स्थान ले लिया, थीटा ने, तो डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट। ये इन्होंने कह दिया कि p थीटा डॉट होगा, और इसकी वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये निकल के आएगी mr² थीटा डॉट। इसमें देखिए जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला तो खत्म, सिर्फ यही वाले का होगा, r डॉट स्क्वायर पूरा ही रहेगा, सॉरी r डॉट नहीं होगा, ये r स्क्वायर होगा। v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, ओमेगा मतलब r थीटा डॉट होता है, अब उसका होल स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये जो है r स्क्वायर सच रहेगा और थीटा डॉट स्क्वायर का 2 थीटा डॉट आएगा, उससे 2 और 2 ये कट जाएंगे, सिंपली mr स्क्वायर थीटा डॉट। विच इज दी एंगुलर मोमेंटम, क्या ये दिखाई दे रहा है, आई ओमेगा दिख रहा है। थीटा से संबंधित जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम। नाउ वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंज इक्वेशन में हमको यूज करना है। लैग्रेंजियन निकालते क्यों, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के हिसाब से हमें काम करना है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नहीं। तो अब लैग्रेंजियन इक्वेशन अगर थीटा कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखें तो d अपॉन dt ऑफ डेवर l अपॉन डेवर थीटा डॉट माइनस डेवर l अपॉन डेवर थीटा इक्वल टू 0 लिखते हो। अब आप कह रहे हो डेवर l अपॉन डेवर थीटा तो इसमें 0 ही है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, mr स्क्वायर थीटा डॉट। तो क्या मतलब निकला, d अपॉन dt ऑफ mr स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकलेगा, mr स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को j लिख देते हैं। ये होता ही क्या है, पहचान में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसी को फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब पहले मतलब की जो बात निकली
मोशन का जो पहला इंटीग्रल पार्ट है वो यही है, mr² थीटा डॉट इक्वल टू जे, mr² थीटा डॉट इक्वल टू जे। जो बेसिक इक्वेशन थी उसमें हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके निकाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन कौन सा है, ये। इससे निकल के क्या आया, काम खत्म हो गया। अब हम लोग वेयर द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड of the angular momentum and its conserved, since m is constant, we obtain from equation 15। इक्वेशन 15 से क्या निकला, ये इन्होंने कहा कि हम दूसरे तरीके से भी इसको और आगे डील कर सकते हैं। मैं ये वाली चीज़ मिटा दूँ, ये वाली भी चीज़ मिटा दूँ, लिखने के लिए आपको जगह निकालनी है। लैग्रेंजियन बना रहने देता हूँ, ये फिगर भी मिटा देता हूँ। हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा है d/dt ऑफ हाफ r² थीटा डॉट इक्वल टू 0, क्योंकि m कांस्टेंट है, m को कांस्टेंट बाहर निकाल के हम 0 के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं उस इक्वेशन जो ये लिखी हुई है। कोई प्रॉब्लम समझने में? m था, उसमें से हमने बाहर निकाल के 0 के साथ उसको समाप्त कर दिया। 0 जो है अनंत से भी बड़ा सागर होता है कि नहीं? तो अब ये जो है, नहीं इसने देखा है 0 क्या होता है, लेकिन तुम लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ श्रेया सिंह ने देखा हुआ है, सिर्फ इसने, इसका कमेंट हमको एक का दिखा है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि हाफ r² थीटा डॉट इक्वल टू 0, या हम इसी को d/dt हटाएंगे, हाफ r² थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट का नाम हमने j की जगह पे h लिख दिया है। क्या लिख दिया है? h, एक कांस्टेंट। ये मास को हमने इंक्लूड नहीं किया, कुछ और मैथमेटिक्स में करने का इरादा है तो उस हिसाब से हमने कर दिया है। द फैक्टर 1/2 has been inserted above so that half r² theta dot represent the aerial velocity। ये हाफ इसमें जो है इंट्रोड्यूस कर लिया गया है, ये एक्चुअली एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एरियल वेलोसिटी आप जानते हो कि अभी हम लोग केपलर लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में रख लीजिए कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट, ये एक्चुअली एरियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप उस पर विश्वास कर लीजिए। दैट इज एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी का मतलब है कि रेडियस वेक्टर ने 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में जो एरिया कवर किया वो एरियल वेलोसिटी कहलाती है। dA/dt जिसको आप कहते थे, है ना? जैसे j/2m लिखते थे आप, j/m लिखते थे तो m को आपने हटा दिया तो वो एक तरीके j में से m नीचे चला गया ना, तो वही चीज है। इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर 4.4, माने वो जो फिगर हमने मिटा दिया है, दैट द डिफरेंशियल एरिया dA स्वेप्ट आउट इन dt टाइम, dA इक्वल टू, इन्होंने समझाया कि कैसे हुई है। dA इक्वल टू होगी 1/2r into r d थीटा होगी, तो ये क्या होगा? हाफ r² d थीटा, यही तो होगा। एंड सो दैट dA/dt क्या होगा? इसी का dA/dt निकालोगे तो इसमें अपॉन dt लगाओगे, तो ये हाफ r² थीटा डॉट बन जाएगा। ये इन्होंने समझा भी दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं समझ में होनी चाहिए। इज द एरियल वेलोसिटी। दस फ्रॉम इक्वेशन 17 का मतलब जो h वाली लिखी हुई कहाँ गई? ये लिखी है, जो भी आप फोर्थ करेंगे उसके हिसाब से। This is in accordance with the known Kepler's second law of planetary motion. In other words, the Lagrange conservation of angular momentum is equivalent to say that the aerial velocity is constant. एक अलग तरीके से आप बात कर सकते हो कि ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करता है, या एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट है। ये इन्होंने मतलब निकाला। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
अभी हमने थीटा वाले को निपटा दिया है। हमने आर थीटा कोऑर्डिनेट लिए थे, अब आर वाले को देखते हैं। चूंकि दो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, एक हमने थीटा वाले को निपटाया है, अब हम लोग देखेंगे कि एल वाले को लैग्रेंजियन इक्वेशन पे बनाते हैं। तो आप जब एल के लिए लोगे तो डी बाई डी ऑफ डेवर एल अपॉन डेवर आर डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर आर इक्वल टू 0। अभी लैग्रेंजियन इक्वेशन हमने थीटा कोऑर्डिनेट में कंसीडर करी थी। ये जब सिग्मा लगता था ना इसमें, तो हर कोऑर्डिनेट के लिए अलग अलग लैग्रेंजियन इक्वेशन लगाई जाती है। हमने प्रॉब्लम करने के लिए भी कहा था, इतनी प्रॉब्लम करने के बाद आप जान सकते हैं। अब लैग्रेंजियन हमें लग रहा दोबारा लिखना पड़ेगा। एल क्या हमने लिया था, हाफ, फोटो क्या लिया था, लैग्रेंजियन हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर क्या था, नहीं इस रूप में लिया था, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस बी आर, ये तो लिया था। अब इसमें डेवर एल अपॉन डेवर आर थीटा निकाला था, डेवर एल अपॉन डेवर थीटा डॉट निकाला था। अब हम लोग डेवर एल अपॉन डेवर आर निकालेंगे और डेवर एल अपॉन डेवर आर डॉट निकालेंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कुछ मिलेगा। तो इसमें इन्होंने डेवर एल अपॉन डेवर आर डॉट इसे निकालिए, क्या निकलेगा, आर डॉट का मतलब सिर्फ इतना, इस वाले को ध्यान नहीं देना है। तो क्या निकलेगा, एम आर डॉट, ठीक है। और डेवर एल अपॉन डेवर आर इससे क्या निकलेगा, सर एम बाहर होगा ब्रैकेट के, एल में सर हाफ एम बाहर होगा ब्रैकेट के। क्या चीज, सर एम बाहर होगा ब्रैकेट के। अच्छा है एम बाहर, ठीक है, लेकिन एम आर डॉट ही निकलेगा, ठीक है। और इसमें जो है निकलेगा एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, इस वाले से ये सब थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r होगा, 2 कैंसिल होगा, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर। लेकिन r का डिपेंडेंट क्या है, वही भी है, यहाँ तो b को भी लेना पड़ेगा, माइनस डेवर b अपॉन डेवर आर, ये। और ये जो है ये कह रहे हैं कि ये r, इन्होंने कहा कि देयरफॉर d अपॉन dt ऑफ, अगर हम इसका d अपॉन dt लिखा, ये तो हमने किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का d अपॉन dt ऑफ डेवर एम आर डॉट का करें, एम आर डॉट का मतलब क्या हुआ, इसका, जो कि हमें इस वाले में ये निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो है इसकी वैल्यू अगर आप d अपॉन dt करोगे, एम आर डबल डॉट हैं, एम आर डबल डॉट, हाँ, तो इन्होंने निकाला। और अगर हम इसकी करें, अब हम लोग टोटल सब कुछ हिसाब किताब निकालें तो क्या निकलेगा, d अपॉन dt ऑफ एम आर डॉट हम निकालना चाहें, एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डेवर b